हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं आज के एक्सपर्ट टॉक सेमिनार यानी यूपीएससी की वर्कशॉप की। हम इसको 3 फेज में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट फेज में हम सर जब एज ए स्टूडेंट रहे हैं तो उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की है, किस तरीके से उन्होंने अपने इस यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, उसके बारे में जानेंगे। नंबर 2 फेज सेकंड में हम डिस्कस करेंगे आप सब लोगों के क्वेश्चंस। आप सब लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो परेशानी आपको आ रही है या फिर आगे आने वाली जो आपका फेस है उसको किस तरीके से पार करना चाहिए, हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। और थर्ड फेज में सर आपको अपने कुछ सुझाव देंगे, उन सुझाव को आपको अमल करना है एंड दैट यूपीएससी वर्कशॉप विल बी एंड। तो सर ये जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम यूपीएससी की फर्स्ट फेज को और हमारे आज के एक्सपर्ट्स मिस्टर जगमोहन गुप्ता सर जी का। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, ये आप लोगों के लिए है। और जब सर एज ए स्टूडेंट रहे होंगे तो शायद उन्होंने भी ये बात फेस की होगी, लेकिन इस जो 4 पंक्तियां हैं, इन 4 पंक्तियों में उनका पूरा जीवन का लेखा जोखा समा जाएगा। क्या है 4 पंक्तियां, बहुत ध्यान से सुनना और इसको आप फील करना, आपको समझ आएगी। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। और आप देख रहे हैं कि हमारे आज के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके कदमों में जहान है, और इसलिए आप सब लोगों के लिए वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं ताकि आप भी उनसे गाइडेंस ले सकें। चलिए प्रारंभ करते हैं सर हमारे फर्स्ट फेज को। सर पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा कि आपने अपनी एकेडमिक क्लासेस कहाँ से की है, एकेडमिक क्लासेस कहाँ से की है और कैसा आपका एकेडमिक कैरियर रहा है या स्कोर कार्ड रहा है? ओके, तो यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं एक गांव का रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत आप लोग अगर जानते हो गांव का, तो वहाँ पे स्कूल्स होते हैं। मैं सरस्वती शिशु मंदिर का पढ़ा हूँ 1 से 5 तक। उसके बाद इंटर कॉलेजेस आप लोगों ने सुना होगा, जो सरकारी कॉलेजेस होते हैं, 1 से 12 तक मेरी पढ़ाई वहाँ पर हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन में मैंने बीटेक किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ से, 4 साल का कोर्स है। उसके बाद मैंने MBA किया है, MBA इन रूरल मार्केटिंग। फिर मुझे ये फील हुआ, हालांकि मुझे इंटरेस्ट बहुत था पढ़ने में, मैं बचपन से ही मुझे लगता था जो किताबें मुझे मिलती थी तो ये लगता था कि मैं इसको ज़्यादा पढ़ लूँ। टारगेट ये रहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पॉलिटिकल चीज़ हो, कल्चरल चीज़ हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, है ना, ये सारी चीज़ें मेरा इंटरेस्ट था एक। लेकिन प्लेटफॉर्म का नहीं पता था एज सच कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा। पीजी करने के बाद यानी MBA करने के बाद ये दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे आई कि क्यों ना कुछ ऐसा पढ़ा जाए। मुझे लगता था कि शायद अभी समग्रता में हमें सारी चीज़ें समझ में आती नहीं है ना, होलिस्टिक वे में। तो उसके बाद हमने ये तैयारी का फेज शुरू किया। एकेडमिक वही है मेरा कि गांव से मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया मेरठ से और जो है उसके बाद MBA जयपुर से। बहुत बढ़िया सर, आपने देखा सर ने बीटेक किया, फिर उसके बाद MBA किया, देन वो यूपी पीसीएस को क्वालिफाई करके आज हमारे बीच SDM पद पर कार्यरत हैं कांट तहसील में। चलिए सर मेरा ये प्रश्न है कि आपको नहीं लगता कि उस समय शायद जब आप पढ़ते थे या हम लोग अभी तो इस स्टेज में आए हैं, अब थोड़ी सी मोटिवेशन चीज़ें ज़्यादा होने लगी हैं, उस समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी बहुत कम था, कैरियर चूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम आई होगी। और जैसा कि आपने बताया कि पहले बीटेक किया, MBA किया, फिर सिविल सर्विसेज की तरफ गए, आपको नहीं लगता कि आजकल जितनी सुविधाएं हम दे रहे हैं बच्चों के लिए या फिर यूट्यूब के थ्रू या और टीचर्स दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए कारगर सिद्ध होने वाली है? इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? बिल्कुल सही कहा रजत आपने। आज मैं भी ये फील करता हूँ कि जब मैं 12th कर लिया था तो सिविल सर्विसेज के बारे में नहीं जानता था। इवन ग्रेजुएशन भी कर रहा था तो दिमाग में ये चीज़ें नहीं थी कि मतलब ऐसा कुछ करना है। लेकिन आज जो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब है और भी लेक्चर होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें पेरेंट्स भी जागरूक हैं। पेरेंट्स को, जैसे आपकी कोचिंग है और भी कोचिंग से जो भी माध्यम है, उससे पेरेंट्स भी जागरूक होते हैं और बच्चे भी कहीं ना कहीं उस चीज़ों से कनेक्ट होते हैं।
तो मुझे लगता है कि जो बच्चे बैठे हुए हैं ये 12th क्लास तक, इनको पता भी होगा कि हमें क्या करना है, बस इनको थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत है। फील्ड कोई सी भी हो सकती है, आप इंजीनियर बनना चाहें, आप डॉक्टर बनना चाहें, आप मैनेजर बनना चाहें, आप सिविल सर्वेंट बनना चाहें, है ना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो ये कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया ही है जो इतनी ज़्यादा जागरूकता है, कोचिंग्स प्लेटफॉर्म ये चीज़ें बताती हैं। ये मैं कहूँगा बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, नहीं तो बच्चों को पता भी नहीं लगता कि हमें आगे करना क्या है। एग्जैक्टली बहुत बढ़िया। इस जवाब के लिए तालियां होनी चाहिए सर के लिए। सर मैं आपको जानकारी दूँ, यहाँ पर बच्चे बैठे हमारे क्लास 5th से क्लास 12th और साथ ही साथ 12th को पास कर लिए बच्चे भी यहाँ पर है सर। वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर इंशा मलिक बच्ची बैठी है, एक बच्ची और आई भी है, हम उनसे मिलवाएंगे आपको। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है सर, आपने यूपी पीसीएस की परीक्षा कैसे क्वालिफाई करी? ये हर बच्चा जानना चाहता है कि इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है, इतने डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कैसे किया, उसके बारे में आप बताइएगा। देखिए, अगर बच्चों ने ठान लिया है, किसी ने इंटर कर लिया, इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन करेंगे, जाहिर सी बात है, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि इंटरेस्ट होना चाहिए आपका। ये नहीं कि आपको किसी ने बोल दिया, किसी को आपने देखा, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट अगर आपका डेवलप हो गया, उसके बाद तो फिर चाहे जितनी चीज़ें पढ़नी पड़े आप उसको कर लेंगे। तैयारी में बस यही होता है कि जाहिर सी बात है, सुना भी होगा आप लोगों ने कि तैयारी में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छूटती है कि जो ना पढ़ना पड़े, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, साइंस टेक है, एथिक्स है ना, ज्योग्राफी है, कल्चर है, सोसाइटी है, मतलब आप जो चीज़ें अभी तक पढ़े होंगे कक्षा 1 से 12 तक या ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको जब आप तैयारी करेंगे, करना स्टार्ट करेंगे, तो ये सारे सिलेबस में रहते हैं। बस ये है आपका इंटरेस्ट बना रहे, आप उसको पढ़ें और कंटिन्यूटी रखें। मतलब कि कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि आप जो है आप डिसाइड कर लें कि हमें एक दिन में कितना पढ़ना है। भाई आप 5-6 घंटे पढ़ेंगे, 4 घंटे, लेकिन अगर आप 4-5 घंटे पढ़ लें, 5-6 घंटे पढ़ लें, तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूटी में होना चाहिए। नहीं मतलब 15 दिन आपने पढ़ा, फिर जो है 10 दिन का गैप ले लिया, तो क्या होता है उसमें, 15 दिन में जो आपने पढ़ा, 10 दिन अगर गैप ले लिया तो 15 दिन वाला भी भूल जाता है। तो कंटिन्यूटी में पढ़े। वो बात अलग है कि संडे को, सैटरडे को थोड़ा सा आपका माइंड स्विंग हो रहा है, तो 2-3 घंटे के लिए आपने कहीं मूवी देख ली, कहीं बगल में आप चले गए, बस इतना ही पॉज लीजिए। बहुत ज़्यादा गैप लेंगे तो जो आपने पढ़ा है ना, कई कई चीज़ें फेड हो जाएंगी, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। और रही बात डिफिकल्टी की, स्टार्टिंग में जब आप शुरू करेंगे, प्रिपरेशन भी शुरू करेंगे, आप सिलेबस लेंगे, तो आप सिलेबस ही पढ़ते रहेंगे, तो आप सोचेंगे यार ये कितना लंबा सिलेबस है, इसको हम कैसे करेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन जब आप करने लगते हैं ना सिलेबस उठा करके, कि आपको फिर एक मज़ा भी आने लगेगा उसमें, कि आपने सोसाइटी पढ़ा, बड़ा अच्छा फील करेंगे कि इंडियन सोसाइटी ऐसे होती है, वेस्टर्न सोसाइटी ऐसे होती है। आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, है ना, एक एक कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें, तो आपको एक कहीं ना कहीं अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आप चीज़ें जो है आगे पढ़ते रहेंगे। तो कई फेज होते हैं देखिए तैयारी के। तैयारी का फेज मैं बता देता हूँ, जैसे आपने सुना होगा प्रीलिम्स होता है, पहले आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। अब प्रीलिम्स में जैसे देखेंगे तो 4 से 5 लाख बच्चे यूपी में बैठते हैं, उनमें से 7,000 8,000 या मैक्सिमम 10,000 लड़कों का सिलेक्शन होता है। उसके बाद दूसरा फेज आता है मेंस का, है ना। मेंस में क्या है कि 8 पेपर होते हैं आपके, वो रिटेन होते हैं सारे। जो प्रीलिम्स होते हैं उसमें आपको केवल क्वेश्चन पढ़ना है और वो टिक करना है, गोले करने हैं। 2 पेपर होते हैं, वो आपको क्वालिफाई करना है। मेंस के पेपर में आपको सारा लिखना है, 8 के 8 पेपर में आप कहीं ना कहीं लिखेंगे, 3-3 घंटे लिखने होते हैं वो 8 पेपर। उसके बाद अगर उसमें आप क्वालिफाई होते हैं तो आपका लास्ट में इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू भी होता है तो मान के चलिए कि 2,000 लड़के या 1,500 बच्चे वहाँ पे जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो उसमें भी होता है कि 400 सीटें हैं या 300 सीटें हैं। तो उनमें भी आप जो है अगर आते भी हैं, उस लिस्ट में आते हैं, तो 400 में आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपका अच्छा नंबर है, आप टॉपर है, तो आप एसडीएम बनेंगे। जाहिर सी बात है उसमें विकल्प पूछा जाता है कि पहले नंबर पे आप क्या बनना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है आप इसमें कोई कुछ सोचता नहीं है, एसडीएम पहले नंबर पे डालता है। उसके बाद कई सारी पोस्टें हैं, डिप्टी एसपी है, सेल टैक्स ऑफिसर होते हैं, है ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर है ना, और भी कई चीज़ें 15-16 पोस्टें आपको मिलेंगी।
तो कहने का मतलब है कि ये डिफिकल्टी का लेवल आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले तो लिस्ट में नाम आना, फिर लिस्ट में आप, क्योंकि अगर आप कहीं नहीं टॉप 10 टॉप 20 में होंगे तो आप एसडीएम के लिए वो करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। तो ये तो पहले भूल जाइए कि डिफिकल्टी वगैरह क्या है। अगर आपकी स्टार्टिंग है तो बेसिक बुक जो आपकी है वो पढ़ना स्टार्ट करिए, इंटरेस्ट डेवलप करिए और लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखिए। लास्ट ईयर के क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे क्या है कि भटकाव नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं बुक्स में दी रहती है, लेकिन जब आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन बच्चे देख लेते हैं, सामने रखते हैं, प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, तो उसमें क्लियर कट उनको एक मिल जाता है डायरेक्शन कि हमको कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। इसका मतलब एंड नहीं है, कभी आप परफेक्शन नहीं गेन कर सकते हैं। जैसे होता है बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों ने दिया होगा ना, अभी 10th 12th के स्टूडेंट जो यहाँ पे बैठे हैं, उसमें तो एक ठीक है सिलेबस होता है, आप पढ़ के चले जाते हैं, आपको लगता है मेरा 100% तैयार हो गया, आप जाके जो है एग्जाम में दे देते हैं, लेकिन इसमें कभी 100% होता नहीं है। जब एग्जाम आता है तो लगता है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन जो आपकी समग्रता में तैयारी होती है कहीं ना कहीं जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वो वर्क करता है। एग्जैक्टली सर ने दो बातें बहुत मुख्य कही कि कंटिन्यूटी से पढ़ें। आपका जो एक तरीके से ऐसा होता है कि बच्चे कंटिन्यूटी को भूल जाते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं पढ़ाई छूट जाती है, कनेक्ट नहीं हो पाते। और दूसरी बात सर ने कही है बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्या कही है, आपको भी मैं इंटरेक्ट कराता रहूँगा क्योंकि मुझे यहाँ से आउटपुट्स भी निकालने हैं सर, कि बच्चे ठीक से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, उनको अमल भी करना है और प्रतिज्ञा भी लेनी है। सर ने दूसरा जोड़ दिया था आपके किस चीज़ पर बताइए, हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। एग्जैक्टली आप PYQS पर फोकस करें। जैसे यहाँ पर CBSE बोर्ड यूपी बोर्ड्स के बच्चे बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराते हैं कि नहीं कराते हैं, और वो इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर आज शायद UPSC का रिज़ल्ट आया है, तो आपको क्या लगता है कि जो UPSC का रिज़ल्ट आया है जब आता है तो किस तरीके से प्रभाव डालता है, क्योंकि कोई भी रिज़ल्ट आता है तो एक डर बना रहता है। तो मेरा इससे लिंक करता हुआ क्वेश्चन ये है कि जिस दिन आपका रिज़ल्ट आया था UP PCS का, उस दिन कैसा फील कर रहे थे आप? एक्चुअली ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था, अच्छा, जिसमें मैंने क्वालिफाई किया एसडीएम के लिए। तो रिजल्ट था कि हाँ आ जाना है। अमूमन यही होता है यूपी पीसीएस में कि शाम को आता है, क्योंकि 2 बार मैं फेल हो चुका था, तो तीसरी बार मतलब आना था, तो शाम को मेरे ख्याल से 7 बज रहा था। तो ये था खाना वाना खा लेते हैं, ऐसा ना हो कि ना हो तो खाना भी नहीं खाएंगे आज। नहीं ये सच्चाई बताओ। फिर मैं मतलब बैठ करके, मैं दिल्ली में था, मैंने खाना निपटा लिया कि खा लेते हैं, रिजल्ट तो ठीक है जो होगा देखेंगे। फिर रिजल्ट आता है, रिजल्ट हालांकि मैंने पहले नहीं देखा, मेरा एक फ्रेंड था मेरे साथ में उस दिन, तो वो चेक करने लगेगा, मतलब चेक किया उसने बोला देखते देखते उसने बोला अभी मतलब तुम्हारा डिप्टी उस पर हुआ है, डिप्टी कलेक्टर पे। मतलब मैंने कहा दिखाओ मुझे। फिर मैंने देखा, मतलब वो तो मतलब ऐसा क्षण होता है कि उसको आप शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, वो केवल फीलिंग होती है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप तैयारी करते हैं, जब आप सुबह उठते हैं एक फ्लो होता है। जैसे मेरा बड़ा फिक्स शेड्यूल था कि मैं जैसे उठता था 6 साढ़े 6, बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में नहीं उठा मैं कभी, 6 साढ़े 6 बजे ही मेरा शेड्यूल था। लेट नाइट भी नहीं पढ़ता था, तो वो फिक्स हो जाता था सुबह फ्रेश होकर के फिर जो है मुझे पढ़ना है, तो मैंने लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर लिया था। तो मेरा फिक्स रहता था, मैं केवल खाना खाने के लिए आता था, फिर शाम को थोड़ा सा स्नैक्स, रात का डिनर, फिर अपना जो है मतलब उसी में कंटिन्यूटी में ही पढ़ाई चलती थी। जिस चीज़ के लिए आप सपने देखते हो, है ना, जिस चीज़ को आप जीते हो, मतलब जो आप एस्पायरेंट देखेंगे वो उसी में जीने लगते हैं। और वो जो पढ़ने का मज़ा होता है ना, जब आप चीज़ें इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं और आपको लगता है कि आप आसपास हैं, तो बहुत ही उसमें इंटरेस्ट हो जाता है और आप उसमें रम जाते हो। बाहर से देखने में जरूर लगता है, कुछ लोग कहते हैं यार कितना मतलब वो पढ़ता होगा, कितना है ना टिपिकल है ये चीज़ें, लेकिन मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, मतलब प्रिपरेशन के उसमें टाइम पे मुझे ये था कॉन्फिडेंस, मुझे था कि मेरा होगा, इस नहीं तो अगली बार होगा। तो ये 2017 का मेरा रिजल्ट था। 2017 में प्रीलिम्स हुआ था, 2018 में उसी का मेंस हुआ था, 2019 से मैंने इंटरव्यू दिया था, और 10 अक्टूबर 2019 को ये रिजल्ट आया था मेरा। तो वो डेट, वो टाइम, वो चीज़ें हैं, वो मैं कभी भूल भी नहीं सकता। वाह, शानदार, जोरदार तालियां। सर ने जैसा कि बताया कि जब उनका रिजल्ट इनके मित्र देख रहे थे तो डिप्टी कलेक्टर पर हुआ था, राइट सर?
तो उस क्षण के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। और ये वो समय था, वो क्षण था जब कामयाबी ने शोर मचाया। और सर ने कहा कि शब्दों से बयान नहीं कर सकते, ये जेन्युइन है कि शब्दों से सक्सेस को बयान नहीं किया जा सकता, वो क्षण बहुत ही अमूल्य होता है। चलिए सर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर, आपने अपनी एकेडमिक्स की क्लासेस पढ़ी हैं, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि उस समय क्या टेक्निक ऐसी थी जो आपको लगता है कि आज की एजुकेशन में छूट गई है, और उसको मुझे लगता है कि विद्यालय से दोबारा से शुरू किया जाना चाहिए, या फिर इस तरीके की ना हो तो एटलीस्ट ये हो कि किस तरीके से आप पढ़ा करते थे अपने स्कूलों में, उस तरीके से बच्चा पढ़े तो शायद वो कारगर साबित हो सकती है। देखिए, आज तो मतलब आजकल का ये है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि भटकाव भी होता है इसमें। पहले क्या था कि हम लोगों के समय पे बुक्स होती थी, एक बुक्स है ना, उसी को पढ़ना है, उसी को हम पूरा साइंटिफिक मानते थे कि यही हमारे लिए अंतिम सत्य यही है, हमें इसी को पढ़ के जाना है और नंबर गेन करना है। लेकिन आज क्या है कि बच्चे ठीक है, मतलब ये भी होना चाहिए कि अगर उनको लगता है कि कोर्सेज कर रहे हैं उसको करें, लेकिन बहुत ज़्यादा भटकाव ना करें, है ना। देखते देखते क्या होता है, मोबाइल पे पढ़ लें, कुछ नहीं तो फेसबुक खोल लिया, कुछ नहीं तो व्हाट्सएप या तमाम सोशल मीडिया है, तो इसमें भटकाव के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हमारे समय पे ऐसा नहीं था, तो मैं यही कहूँगा, मेरी पेरेंट्स से भी अपील रहेगी और यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे हैं उनसे भी यही रहेगी, ठीक है, क्योंकि अब इस समय परवेसिव हो गया है, एजुकेशन परवेसिव हो गया, यानी कोई लेक्चरर, कोई टीचर कहीं भी होगा वो, है ना, कहीं भी किसी भी देश में होगा या देश के किसी भी कोने में होगा, तो आप उसके लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन आप उससे स्टिक रहें, बहुत ज़्यादा सोर्सेज भी नहीं यूज करें। फॉर द एग्जाम्पल कि आप जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री की आप एक बेसिक बुक रख लीजिए, आप उसको पढ़ें, आपको लगता है कि थोड़ा सा और जरूरत, तो आप किसी लेक्चरर का आप ले लीजिए, है ना, जो यूट्यूब पे या पेड है या अनपेड है, वो कभी कभी क्या होता है ओपन सोर्स होता है, कि उसको कोई भी देख सकता है, पढ़ सकता है, कुछ पेड चीजें होती हैं, लेकिन लिमिटेड रिसोर्स रखिए, मतलब एक बेसिक बुक रखिए, एक वो, ताकि आपको बहुत ज्यादा भटकाव ना हो, क्योंकि केवल आपको हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, मैंने बताया ना बहुत सारी चीजें उसमें जिसको आपको पढ़नी है, वो केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ के समझना है उसमें, और उस पर एक पकड़ बनानी है, तभी जाकर के कहीं ना कहीं आप एग्जाम में लिख पाएंगे। देखो, पढ़ना एक अलग चीज हो गई, पढ़ने को आप बुक पढ़ लेंगे, लेकिन बोला जाएगा कि इसको लिखिए, तब शायद आपके कलम ही नहीं चलेगी। तो वो कलम तभी चलती है जब आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे हो जाती है। और जाहिर सी बात है, इतना कंपटीशन है, लिखते तो सब है वहाँ पे बैठ के, प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, है ना, और पता लगा कि 6-7 हज़ार बच्चे लिखते भी हैं, लेकिन लिखने में जो अच्छा लिखता है उसका होता है, केवल लिखने से नहीं। और लिखने में ये भी है कि सब लोग वही चीज़ लिखते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया वही लिखते हैं, लेकिन आपकी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि जो पूछा गया है एग्जैक्ट वही लिखें और रिच कंटेंट लिखें, अनावश्यक बातें उसमें ना लिखें, नहीं तो आपको 10 नंबर, मान लीजिए 10 मार्क्स का है कोई क्वेश्चन, आपको 3 नंबर मिल जाएगा या 4 मिल जाएगा, लेकिन किसी को 7 मिलेगा, 7.5 मिलेगा, या हो सकता है उसको 8 मिले, ये डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो क्या होगा कि आपका इंटरव्यू की कॉल नहीं आएगी, उसकी कॉल आ जाएगी, फिर उसका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो पहले तो पढ़िए, फिर उस पर पकड़ बनाइए, फिर एक कनेक्टिंग आप देखेंगे कि ज्योग्राफी है ना, हिस्ट्री से पॉलिटी, IR, इंटरनल सिक्योरिटी, इनमें में कनेक्शंस हैं, वो कनेक्शंस जब आप डेवलप करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन की तरफ मूव हो जाते हैं। एग्जैक्टली सर ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं आप लोगों से पूछता रहूँगा, क्योंकि इस UPSC की वर्कशॉप को आपके लिए कंडक्ट किया गया है, और वो यहाँ पर अपने अनुभव से आपको जल्दी सफल बनाने के मूल मंत्र दे रहे हैं। तो अगर आप उनको बिना गेन करके चले जाएं तो शायद ये UPSC की वर्कशॉप हमारे लिए तो सर सक्सेसफुल रहेगी, बट बच्चे के बिहाफ से नहीं रहेगी। तो मैं जानना चाहूँगा क्या बात बताई सर ने, उसको बताइएगा, कोई भी एक। यस बोलिए। सर ने सबसे पहले बात बताई भटकाव, ये जो मोबाइल है ना, कितने लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर, कितने बच्चे यूज़ करते हैं यहाँ पर? नहीं करते सर, सारे करते हैं, हाथ उठाइए ठीक से कितने बच्चे, हाँ उठाया, अच्छे से उठाओ, अच्छे से, वेरी गुड, ठीक है।
अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़ते पढ़ते भटक जाते हैं? हाथ उठाइए। कोई नहीं भटकता? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन कौन है? शाबाश। अभी और देख रहे हैं कौन उठा रहा है हाथ। सर का मेन क्या कहना है कि हमारे पास पुस्तक हुआ करती थी, किताबें हुआ करती थी, वो किताबें ही हमारे लिए बहुत बड़े रिसोर्सेज थे। ठीक है, अभी क्या है, ज़्यादा आपको रिसोर्सेज नहीं कलेक्ट करने हैं। एक टीचर को पकड़ो, 2 टीचर को पकड़ो और आप पढ़िएगा। सर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर अभिभावक, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जब बीटेक या फिर कैरियर चूज़ कर रहे थे, उस समय पेरेंट्स की क्या भूमिका थी आपके कैरियर को लेकर? क्योंकि वरीड तो सभी होते हैं सर, तो आपके पेरेंट्स भी जाहिर है वरीड हुए होंगे, तो उनका क्या मन था? आपको क्या सिविल सर्विसेज में भेजने का था या आपने डिसाइड किया है? देखिए, मेरे पेरेंट्स का ऐसा कोई एरिया नहीं था चूज करने का, मैंने चूज किया और जो मैं कह देता था ऑलमोस्ट उसी पे जो है मुहर लग जाती थी। ये था कि ग्रेजुएशन करना है जी, ठीक है कर लो, एमबीए करना है ठीक है कर लो। उसके बाद ये हुआ कि तैयारी करनी है, तैयारी मैंने कन्विंस किया, मैंने इस तरीके कन्विंस किया, मैंने कहा अपने पेरेंट्स से कि मैंने सुना है कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लेते हैं तो थोड़ा उनको ज्ञान अर्जित हो जाता है। ये सच्चाई है, मैंने उनको कन्विंस किया क्योंकि वो भी उनके मन में था कि यार इन्होंने बीटेक किया, एमबीए किया, अब इनको थोड़ा सा है ना उसकी तरफ जाना चाहिए, जॉब वगैरह। फिर मैंने उनको कन्विंस किया कि ऐसे ऐसे उनको बताया कि ये सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें कोई सब्जेक्ट ऐसा छूटा नहीं जो मैं नहीं पढ़ूंगा। और मैंने कहा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मिसिंग है, कुछ चीज़ें मैं नहीं जानता हूँ। जैसे क्या है कि मैं साइंस बैकग्राउंड तो हूँ, तो हिस्ट्री के बारे में तो पता नहीं था, ज्योग्राफी के बारे में पता नहीं था, सोसाइटी के बारे में नहीं पता था, आईआर क्या है ये सब चीज़ नहीं पता थी। तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा तो थी है कि मैं इसको मतलब इसकी जो बेसिक्स हैं और इसकी पकड़ है मैं इसको करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा क्यों ना मैं इस प्लेटफॉर्म से, तैयारी के प्लेटफॉर्म से मैं ज्ञान भी अर्जित कर लूँ और मैं अपना कैरियर भी बना लूँ। ये वो मेरे लिए बड़ा ही मतलब टर्निंग पॉइंट था। पीजी करने के बाद ये मैंने अचानक चूज किया था फील्ड। पहले ही बता चुका हूँ मैं कि मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था और मैं बहुत तैयारी शुरू किया तो उसमें रन भी गया मैं। ओह वाह, ग्रेट। सर ने एक बात कही कि उनको पढ़ने का बहुत शौक था, तो सर ये था वर्ड मुझे सुनाई दिया, तो क्या आप अब भी पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं? क्योंकि यहाँ काफ़ी व्यस्त रहते हैं आप, कैसा स्केड्यूल रहता है आपका यहाँ? क्योंकि सर्विस में है तो उतना समय नहीं मिल पाता है और एक आपकी फैमिली भी हो जाती है तो फैमिली को भी समय देना होता है। लेकिन अभी भी मैं सेल्फ हेल्प बुक पढ़ता हूँ, कोई उसका मतलब सब्जेक्ट नहीं है। जैसे आपने सुना होगा द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, है ना, पुअर डैड रिच डैड, तो इस टाइप की बुक्स मैं अभी भी पढ़ता हूँ। वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं मोटिवेशन बनाए रखता है। और मेरे साथ आज भी कोई बैठता है तो मैं कई बुकों को नाम बता देता हूँ कि ये चीज़ें पढ़ो, और मुश्किल से आधे 1 घंटे भी अगर मैं पढ़ता हूँ उसको, हालांकि कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ता हूँ, मेरी वो कंटिन्यूटी नहीं है जो मेरी जब मैं तैयारी करता था तो मैं बहुत ही कंटिन्यूस पढ़ता था, वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं उस किताब को जो पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत शांति मिलती है। तो मैं तो मतलब मुझे ट्रेवलिंग का, कहीं घूमने का उतना शौक नहीं है। जब मुझे संडे या किसी छुट्टी वाले दिन मुझे समय मिलता है तो उस किताब को पढ़ने से जो मुझे मिलता है, मैं रियली में बहुत ही ज़्यादा उसमें खो जाता हूँ किताब में। सर ने जैसा कि कहा कि किताबों में पढ़ने के बाद सर खो जाते हैं, सर आपको क्या लगता है, यहाँ पर एकेडमिक्स के बच्चे बैठे हुए हैं, वो किताबों से कहीं ना कहीं बचना चाहते हैं, मुझे लगता है कि वो एकेडमिक किताबों से तो बचना चाहते हैं, क्या आप उनको कुछ ऐसा सलाह या सजेशन देना चाहेंगे कि कुछ किताबें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आपको इंस्पिरेशन देती हैं, वो पढ़नी चाहिए, क्या उनको अपने स्केड्यूल में रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, तो बच्चे पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा वो लोग बोरिंग फील करने लगते हैं कि केमिस्ट्री में है ना वो फॉर्मूले हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ज़्यादा समय आप नहीं दीजिए क्योंकि आप एकेडमिक्स में हैं, है ना, या अभी आप तैयारी में जाएंगे, इवन तैयारी में जब जाएंगे आप, तैयारी में यानी ग्रेजुएशन करने के बाद जब आप सिविल सर्विसेज तैयारी करेंगे तो उसमें हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा आएगा। मुझे तो आता था, मतलब मेरा इंटरेस्ट था, ज्योग्राफी मुझे लगता था अच्छा ऐसा ऐसा भी होता है, तो उस इंटरेस्ट में पढ़ता था। अच्छा, इसके बियॉन्ड भी कुछ किताबें हैं जो आपको मतलब मोटिवेशन देती हैं, आपके बिहेवियर को थोड़ा चेंज करेंगी, आपकी जो मतलब कमिटमेंट की पावर है उसको बढ़ाएंगी।
है ना, ऐसी भी बुक्स हैं। वो बुक्स अगर आपको कभी होता है ना कि कंटिन्यूस आप पढ़ रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आया, है ना, तो उसमें थोड़ा सा डिमोटिवेशन का लेवल बढ़ जाता है उस समय। तो वो बुकें जो मैं बता रहा हूँ सेल्फ हेल्प बुक, वो पढ़ेंगे, ये बच्चे पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है और वो आपको मोटिवेट कर देता है। तो ठीक है, अगर आप एक दिन के लिए आज चूज कर लेते हैं, 15 दिन में, एक महीने में एक दिन वो बुक पढ़ते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, या डेली का अगर आप दूसरे दिन पढ़ लेते हैं आधे घंटे, तो मुझे लगता है ना कि वो आपके माइंड को बड़ा रिफ्रेशिंग कर देता है। एग्जैक्टली। तो होता क्या है, तैयारी में आपको अपने एटीट्यूड को बड़ा पॉजिटिव रखना है, उसको निगेटिव नहीं होने देना है। अगर आपने पूरी तैयारी में अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखा तो रिजल्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अगर आपने निगेटिव कर लिया तब वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, आपकी मेहनत भी बेकार जाएगी, समय बर्बाद जाएगा। तो इसलिए मोटिवेशन के लिए वो सब बुक्स भी, अगर आपको लगता है कोई आपका मेंटर है जिससे आप बात करके, है ना, कि आपको लगता है कि अच्छी चीजें बताते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं 15 मिनट, आधे घंटे। अगर आपके पेरेंट्स मोटिवेटिंग हैं, अगर वो सबसे अच्छे अगर आपको लगते हैं, तो उनसे बात करिए बैठ के, है ना, आधे घंटे, 1 घंटे। तो उससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगी आपको, और फिर आप पढ़ाई पे लग जाएंगे। एग्जैक्टली। सर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको पता है कि जो डिजिटल युग चल रहा है, बच्चा जो है, मुझे लगता है कि वो इंस्टीट्यूट पर फिजिकल क्लासेस लेने की बजाय वो सोचता है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस की तरफ बढ़ूं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं एक फिजिकल क्लास में जो सीखता है बच्चा, बिहेवियर सीखता है, डिसिप्लिन सीखता है, हाउ टू बिहेव, हाउ टू प्रेजेंट, वो सारी चीज़ें सीखता है, वो कहीं ना कहीं लैक करता नज़र आ रहा है? देखिए, कोविड, इसको अगर आप देखेंगे ना तो 2 फेज आपको नजर आएगा, कोविड के पहले और कोविड के बाद जी। कोविड के पहले आप देखे होंगे कि इंस्टीट्यूट में फिजिकली क्लासेस होती थी, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद। लेकिन जब कोविड का फेज आया तो एजुकेशन का ये जो डिजिटल फेज है, कहीं ना कहीं ये चीजें बढ़ी है। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, दोनों में अंतर तो होता है। फिजिकली आप क्लास में हैं, आप पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इंटरेक्ट होते हैं, टीचर से इंटरेक्ट होते हैं, है ना, आप खुद अपना क्वेश्चन पूछते हैं, टीचर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो लर्निंग का वो होता है वो बढ़िया होता है, बढ़िया डायरेक्शन में होता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन चीजें करते हो तो उसमें सेल्फ डिसिप्लिन आपको ज्यादा चाहिए। यानी ऑनलाइन जैसे आपने कोर्स लिया कोई चीज कि आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आप उसमें इतने डिसिप्लिन हो कि आपको 2 घंटे पढ़ने हैं, कंटिन्यूअस तो पढ़ने हैं। होता क्या है कि मोबाइल आप क्योंकि पढ़ेंगे कहाँ, टैब पे पढ़ेंगे या लैपटॉप पे पढ़ेंगे या मोबाइल पे पढ़ेंगे, तो उससे क्या होता है कि इतने आप डिसिप्लिन हो कि आपने 2 घंटे का स्लॉट अगर फिक्स कर रखा है कि मुझे 2 घंटे ये पढ़ना है, टीचर का या मेंटर का लेक्चर सुनना है, तो आप 2 घंटे उसको करने के बाद ही वहां से उठें ना। दिमाग में ये आ जाता है ना, ये तो ठीक है, ये तो रिकॉर्डेड है, 15 मिनट पढ़े फिर उठ गए, है ना, कि कोई नहीं बाद में पढ़ लेंगे, तो आपका टाइम वेस्ट होता है। और सबसे बड़ी बात होती है, एक टॉपिक को एक ही साथ खत्म करना चाहिए। अगर आप उसको सेगमेंट में खत्म करेंगे तो हो सकता है आपका बड़ा उस पर जो अंडरस्टैंडिंग है, पकड़ है, वो बन नहीं पाएगी सही से। तो एक टॉपिक को एक उसमें खत्म करें, जो भी लेक्चर है वो एक ही उसमें फ्लो में खत्म करें। ये डिफरेंस है इसमें फिजिकली क्लास में और जो ये जो ऑनलाइन की होती है। इसमें मैं कहूँगा, अगर जाहिर सी बात है ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि बच्चे घर पे पढ़े, तो इसमें अभिभावक थोड़ा सा ध्यान दें कि स्लॉट अगर 2 घंटे का बना लिया हमने, कैसे होता है कोचिंग में 9 से 11 चल रही है, तो इसे घर पे भी 9 से 11 का बना लें। ये नहीं कि उसको टालते टालते वो फिर क्या है कि पेंडेंसी अगर आप बढ़ाएंगे, अपने काम की, अपने पढ़ने की पेंडेंसी बढ़ाएंगे, तो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि समय उतना ही 24 घंटे होते हैं। फिर वो कहीं ना कहीं लास्ट टाइम पे एग्जाम आ जाता हो, कुछ होता नहीं है, फिर आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हो, रिजल्ट आपका गड़बड़ हो जाता है। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया सर। एक मज़ेदार क्वेश्चन है, मतलब मेरी इच्छा होती है कि मैं कुछ चटपटा सा क्वेश्चन पूछूं। सर, आप जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो आपका स्केड्यूल कैसा रहता था? आप कभी कभी मिस कर देते थे क्लासेस वगैरह? कि ये बंक शब्द जो मैं इस्तेमाल करूं कभी कभी, कि चलो आज कुछ नहीं तो मूवी देखने चलते हैं, ऐसा कभी हुआ है? नहीं यार, इस टाइप का तो मेरे साथ मैं नहीं करता था, क्योंकि कंपटीशन वाली क्लासेस में अगर आप बंक करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। ये कॉलेज डेज में जरूर किया है मैंने, है ना, जो मैंने ग्रेजुएशन या पीजी किया है उसमें मैंने बंक किया है, और बंक करके मैं घूमने भी जाता था। लेकिन जो कोचिंग की मेरी क्लासेस थी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप मिस करेंगे तो शायद वो रिपीट नहीं करेंगे वहाँ पे। तो मेरा यही है, ठीक है, ग्रेजुएशन और पीजी तक का ठीक है,
उसके बाद आप ना करें तो बेहतर है, नहीं तो एक बार टॉपिक टीचर पढ़ा देता है तो आप नोट्स लेते हैं किसी के, लेकिन वो चीजें आप नहीं समझ पाते हैं, तो बंक ना करें कोचिंग वाली क्लासेस में खास करके। देखा सर ने क्या कहा, सर ने कहा इंस्टीट्यूट की क्लास को बंक ना करें। कितने बच्चे बंक करते हैं? अच्छा, कितनों ने की ईमानदारी से? अभी आप छोटी एज में, अर्ली एज में, एकेडमिक्स में, बताइए कितने बच्चों ने क्लासेस बंक किए? घर से निकले हैं क्लास के लिए और निकल गए कहीं और। बताइए कितने बच्चे थे? किसी ने नहीं की? तो एप्रिशिएबल, आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। सब पानी में। एक्चुअल में अगर आप कोचिंग की क्लासेस बंक करते हैं तो इसका मतलब आप अपने प्रति ईमानदार नहीं हैं। आपकी भी अकाउंटेबिलिटी है। अब वो अकाउंटेबिलिटी आपके पेरेंट्स के प्रति हो सकती है, अकाउंटेबिलिटी आपके सोसाइटी के प्रति हो सकती है, तो ऐसा ना करें। कोचिंग वाली क्लासेस क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो कोचिंग्स होती हैं उसमें एक बार लेक्चर हो जाता है, आप नोट्स से चीजें नहीं समझ सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट हैं, जो चीजें टीचर समझाते हैं उसमें से आधी चीजें नोट्स पे आ पाती हैं, आधी नहीं आती, आधी आप प्रेजेंट रहेंगे तभी आप पूरा वो समझ पाएंगे, तो इसलिए उसमें बंक ना करें। चलिए सर, आज का एक लास्ट क्वेश्चन है इस फेज का। सर यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी की कोचिंग ले रहे हैं। सर हाथ उठाइएगा, कौन कौन बच्चे हैं जो यूपीएससी कोचिंग ले रहे हैं? ओके, एक बच्ची है यहाँ पर। या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आगे चलकर यूपीएससी की कोचिंग लेने वाले हैं। सर आपको क्या लगता है यूपीएससी की क्लासेस ज्वाइन करते समय क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट की क्लास ज्वाइन करने से पहले? क्योंकि सर प्रमोशन बहुत होता है, लेकिन बच्चा कैसे चूज़ करे कि कौन सी इंस्टीट्यूट उसके लिए सुटेबल है और क्या क्या पैरामीटर्स आपके हिसाब से रहने चाहिए? अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहूँगा, मैं हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ और मैंने हिंदी मीडियम से ही ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो पहले तो ये चीज़ हो गई कि वो बच्चा जो तैयारी करने के लिए जा रहा है वो हिंदी मीडियम का है कि इंग्लिश मीडियम का है। हिंदी मीडियम के लिए जाएगा अगर वो तैयारी करने के लिए तो थोड़ा सा लिमिटेड ऑप्शन है जी। इंग्लिश मीडियम में अगर कोचिंग करना चाहेंगे तो आपको कई ऑप्शंस मिल जाएंगे, अच्छी कोचिंग्स। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कहाँ से करना है, कि अपने सिटी से करना है, मुरादाबाद से करना है, मेरे हिसाब का दिल्ली है। ये दो स्पॉट मुझे समझ में आ रहा है कि जो यहाँ के बच्चे करेंगे। हाँ जी, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको 2 से 3 कोचिंग मिलेगी जो आपको वहाँ पे आपको फीडबैक मिल जाएगा कि ये कोचिंग फेमस है यहाँ की। तो आप जाइए, कोचिंग में जाइए, उनका पूरा शेड्यूल देखिए, है ना, कि उनका शेड्यूल क्या क्या है, कौन कौन से टीचर उसको पढ़ाएंगे और कितने समय में पूरा करेंगे, और वो कंटेंट कैसे देते हैं, उनके कुछ कमिटमेंट होते हैं। जहाँ पे जिस कोचिंग में चीज़ें ज़्यादा सिस्टमाइज हैं, है ना, कि आप कोचिंग जाएं तो क्लास हो और आपको एक नोट्स मिल जाए, है ना, सारा नोट्स मिल जाए, ताकि आप, होता क्या है कि जैसे कोचिंग आप करेंगे तो ज़्यादा 8, 9, 10 महीने के लिए या 1 साल के लिए करेंगे। उसके बाद इसमें सेल्फ स्टडी का काम शुरू हो जाता है कि अपनी आप सेल्फ स्टडी करते हैं। तो कोचिंग जाने का मतलब ये है कि आप कोचिंग में जाएं, आपको प्रॉपर जितने नोट्स हैं वो आपको मिल जाएं और प्रॉपर जो डायरेक्शंस होते हैं कि ये बुक्स आपको पढ़नी है वो मिल जाएं, वो आप ले लें। कभी कभी क्या होता है कि कोचिंग में जो उनके कमिटमेंट होते हैं तो पूरा नहीं करते हैं। पता लगा 100% कोर्स पूरा कराना है, लेकिन हो सकता है 70% करा के आपको जो है छोड़ दें, 80% करा के। तो मैं बता रहा हूँ, वही आप जाइए कोचिंग में, उनकी चीज़ें देखिए, कितने महीने के लिए वो क्या क्या चीज़ें, कितने कोर्स कराएंगे, ये सारी चीज़ें, कि सारी चीज़ें अगर वो कवर कर रहे हैं 8, 9, 10 महीने में, तो आप उसमें जो है एडमिशन ले लें। उसके बाद जाहिर सी बात है, ये भी मैं कहूँगा कि कोचिंग का रोल बहुत ज़्यादा नहीं है। सिविल सर्विसेज की तैयारी में कोचिंग का रोल बहुत ज़्यादा नहीं है। स्टार्टिंग के लिए आप कोचिंग ले लीजिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें पढ़नी होती है, भटकाव होता है, तो एक आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, फिर आपकी चीज़ें शुरू होती हैं। फिर आप डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। और ये भी हो सकता है एक कोचिंग से कभी कभी क्या होगा कि कुछ पोर्शन आपको नहीं मिलेगा, 100% कभी नहीं होता है, तो आप दूसरे रिसोर्स से यूज कर सकते हैं। वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। पता लगा कि आपने किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग में ले लिया, वहाँ पे मान लीजिए कि 15 सब्जेक्ट हैं, 15 में से तो 12-13 ठीक पढ़ाए जाते हैं या 10 ठीक पढ़ाए जाते हैं, 3-4 नहीं सही से कवर किए गए, तो आप दूसरी कोचिंग का नोट्स ले सकते हैं उसको और अपना इनपुट दे सकते हैं। एग्जैक्टली सर ने आपको बताया कि कैसे यूपीएससी की कोचिंग अगर आपको ज्वाइन करनी है तो क्या क्या पैरामीटर्स आपको रखने चाहिए। इसी के साथ फेज़ 1 हमारे इस सेमिनार का एंड होता है
और जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट्स मिस्टर जगमोहन गुप्ता सर, जो कि उप जिलाधिकारी हैं काट के। उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और अपना वास्ट एक्सपीरियंस जो उन्होंने फेस किया उन्होंने साझा किया। जोरदार तालियां सर के लिए। प्यारे बच्चों, ऑडियंस और साथ ही साथ अभिभावक गण, हम अब स्टार्ट करने वाले हैं इस यूपीएससी की वर्कशॉप का सेकंड फेज, जिसमें डायरेक्टली स्टूडेंट्स इंटरेक्ट होने वाले हैं। हमारे आज के यूपीएससी वर्कशॉप के एक्सपर्ट मिस्टर जगमोहन गुप्ता सर, यानी कि ये हैं उप जिलाधिकारी काट। तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम इस सेकंड फेज का और हमारे आज के एक्सपर्ट्स का। सर, यहाँ पर दो तरीके की ऑडियंस हमने बुलाई थी। हम लोगों ने पहले ही पूछ लिया है बच्चों से कि आप यहाँ पर एज ए व्यूअर्स आने वाले हैं या फिर आप सर से कुछ प्रश्न साझा करने वाले हैं। तो एक एक करके सर वो अपने प्रश्न पूछने वाले हैं। सबसे पहले कौन आ रहा है प्रश्न पूछने के लिए? हाँ जी, कौन? हाथ उठाइएगा, कौन पूछना चाह रहा है? अंशिका चौहान। बेटा आप बिल्कुल भी ना हिचकिचाइए मत, ये वर्कशॉप आपके लिए लगाइए। तो जो भी मन में प्रश्न है, कुछ ऐसे बच्चे जो शायद पूछ नहीं पा रहे होंगे, कुछ ऐसा है कि वो शर्म कर रहे होंगे, ऐसा नहीं करना है बच्चों, अपना प्रश्न पूछना है। यस बेटा। और 12th में बोर्ड पर फोकस करना चाहिए, साथ में कोचिंग भी करनी चाहिए, या मतलब किस टाइप से क्या करना चाहिए उन लोगों को, क्या उनके लिए बेस्ट होगा? ओके, थैंक यू। जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है सिविल सर्विसेज की, वो बेसिक एनसीईआरटी है ना। जब हम लोग जाते हैं, आप भी जाएंगे अभी तैयारी के लिए, तो बड़ी मजे की बात है, हमने ज्योग्राफी का 6 to 12 यानी कक्षा 6, 7, 8 से लेकर के 11, 12 तक का हमने पढ़ा जी। मतलब समझ सकते हैं कहीं ना कहीं जो एनसीईआरटी है आपकी और आपका जो बुक होगी जो आप पढ़ रहे होंगे 11, 12 में, वो एनसीईआरटी की होगी। एनसीईआरटी पढ़कर अगर आपने उसको सही से पढ़ लिया है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा आगे के लिए। साइंस डे वो भी एनसीईआरटी की होती है, हिस्ट्री वो भी एनसीईआरटी। अगर आपने एनसीईआरटी सही से पढ़ी हुई है तो जो बेसिक ये सब्जेक्ट हम बता रहे हैं, सोसाइटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, ये सारी चीज़ें आपको कहीं नहीं यूपीएससी में मिलेंगी। तो मैं यही कहूँगा कि ठीक है, आपको बोर्ड तो देना ही है और बोर्ड में अच्छे नंबर भी लाने हैं। ऐसा नहीं कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं लाने हैं। और जब आप तैयारी करते हैं, बोर्ड का पढ़ेंगे या यूपीएससी का, मैं कह रहा हूँ आप सिलेबस लाएंगे, है ना। यूपीएससी की जब अनसॉल्व देखेंगे ना कि प्रीलिम्स में कैसे पूछे जाते हैं, मेंस में, तो हो सकता है जब आप बोर्ड की तैयारी कर रहे होते हैं 11, 12 की, तो उसको और इंटरेस्ट के साथ करेंगे आपको ये लगेगा कि अभी तो ये काम आएगा ही आएगा 11, 12 में, ये आगे भी हमें काम आएगा, तो उसमें इंटरेस्ट आपका और बढ़ जाएगा। अनसॉल्व देखिए, है ना, सिलेबस देखिए, टॉपिक देखिए, फिर देखिए 11, 12 की बुक पढ़िए, तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाएगा। सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं आपके 11, 12 में? स्टैंडर्ड में सब लोग ये बोलते हैं ह्यूमैनिटीज़ आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी चाहिए, लेकिन अगर हम मैथ स्ट्रीम अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट होगा, नहीं होगा? नहीं, ये कोई मैटर नहीं करता है। अब जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, है ना, मैंने भी साइंस में हुई, बायोलॉजी से, पीसीबी से हूँ मैं, फिर मैंने बीटेक किया है, एमबीए किया है। ऐसा इसका कोई सिलेबस यूपीएससी में नहीं है ना। मैथ से जैसे आप मैथ्स कह रही ना, तो ये ऑप्शनल है यूपीएससी में। जैसे एक ऑप्शनल लेना होता है यूपीएससी में। यूपीपीएससी में क्या है, इस साल से बदलाव आ गया है कि कोई ऑप्शनल नहीं लेना है आपको, लेकिन यूपीएससी में अभी ये है कि जीएस के 4 पेपर होंगे और एक आपको ऑप्शनल चूज करना, उसमें मैथ भी है। तो अगर आप मैथ से दे रहे हैं, मैथ अच्छे से कर रहे हैं, तो हो सकता है ऑप्शनल आप वही ऑप्ट करेंगे यूपीएससी की प्रिपरेशन में, ऑप्शनल मैथ नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा अगर आपको इंटरेस्ट भी है, आप उसमें एक्सपर्टीज भी गेन कर लिया है, तो यूपीएससी आप मैथ से देंगे, उसी से आप सेलेक्ट। लेकिन ये मत सोचिए, क्योंकि देखिए आपके अंदर जील है ना यूपीएससी या सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने के, तो कुछ भी होगा, मैं कह रहा हूँ कुछ भी वो होगा सब्जेक्ट, आप उसको करेंगे। हिस्ट्री आपको बुरी लगेगी क्योंकि आप हिस्ट्री का भी स्टूडेंट तो रहे नहीं है। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं हिस्ट्री का भी पढ़ा नहीं था, तो मैं पहले गया तो मैं हिस्ट्री पे ही फोकस किया। हिस्ट्री देख के बड़ा अजीब सा लगता है, उसमें नाम वाम होते हैं ना, मिडवल हिस्ट्री, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे तो तब तो थोड़ा ठीक लगता है। एंशिएंट और मिडवल उठाएंगे तो लगेगा ये मतलब क्या है,
तो उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया और उस पर कमांड भी बना लिया मैंने। तो अगर आपके अंदर जील है ना, कमिटमेंट है, तो वो कोई भी सब्जेक्ट होगा वो आप कर लेंगे। और ये भी मतलब समझिए कोई रॉकेट साइंस वहाँ नहीं करना है, मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा अंदर घुस के उस टॉपिक में पढ़ना है। वही चीज़ कि कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं पढ़ना है, आपको मोटा मोटी एक अंडरस्टैंडिंग कर देना। थैंक यू सर। सेटिस्फाइड बेटा? थैंक यू सर। नेक्स्ट एक स्टूडेंट है यहाँ पर जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है बच्ची, और वो क्लास 11 से 12th यहीं से पास आउट किया है इंस्टीट्यूट से। इंशा मलिक यहाँ पर बैठी हैं। बेटा आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं सर से? Firstly, I want to wish a very good afternoon to you, sir. Myself, Insha Malik, and I am doing BA in first year. My question to you is that how should we prepare our static or current affairs part while starting our preparation? Should we prepare our static part first or should we prepare them together? पहले आप स्टैटिक पे फोकस करिए। इसका लॉजिक ये है, जब आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं, स्टैटिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो उसके बाद करंट वाली चीज़ें आप कनेक्ट कर लेंगे। और वैसे भी एग्ज़ाम आप जब देंगे ना, यूपीएससी में जब बैठेंगे तो स्टैटिक पोर्शन पे फोकस करते हैं। उसके बाद करंट का ठीक है, मतलब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, है ना, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो आप मोटा मोटी एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हो सकता है रिसेंटली कुछ 5-6 इवेंट हो जाती हैं जो पॉलिटिकल साइंस है या कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित होता है, वो आपको करंट अफेयर में मिल जाएगा। तो करंट अफेयर आप तभी समझ सकते हैं जब आपका स्टैटिक पे वो है, कमांड है। कोई भी चीज़, हिस्ट्री में कोई चीज़ पढ़ेंगे, हो सकता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में कोई चीज़ पढ़ेंगे, फिर गवर्नमेंट द्वारा इस समय वर्तमान में कुछ किया गया, कोई इनिशिएटिव लिया गया। जैसे फॉर द एग्जांपल कि जैसे इस गवर्नमेंट में देखेंगे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति लगी, ठीक है, क्योंकि अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हुई है, इवन हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जो क्वेश्चन बनेगा, करंट का जो क्वेश्चन बनेगा, तो उसमें इस तरीके आएगा कि गवर्नमेंट द्वारा जो है इनकी मूर्ति बनाई गई, इनके, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति स्थापित की गई है, इसकी क्या रिलेवेंसी है, इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो इसका आंसर तभी आप सही से दे पाएंगे जब आपको स्टैटिक चीज पे कमांड है। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि पहले स्टैटिक, है ना, पैरेलली देखते रहिए करंट पे, और जब आपको स्टैटिक आपका तैयार है, करंट आप तुरंत पकड़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्रेट, सेटिस्फाइड बेटा? ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम। नेक्स्ट है सर, यहाँ पर मुरादाबाद से बच्ची आई हुई हैं और मैंने उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड किए थे। सरस्वती विद्या मंदिर गुलाबबाड़ी की छात्रा हैं सर ये दोनों। एक बच्ची है आंचल सैनी और एक वैष्णवी सैनी, उनके साथ उनकी मदर भी आई हुई हैं। वेलकम मैम, वेलकम टू आवर वर्कशॉप। बेटा आप प्रश्न पूछिएगा। वैष्णवी पहले आप प्रश्न पूछिएगा, क्या पूछना चाहते हैं? पुट द माइक। सर ये बच्ची डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही है। बेटा क्या रैंक थी आपकी? 9th रैंक डिस्ट्रिक्ट में। यस, क्लास 10th है। सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए हमें 12th के बाद क्या करना चाहिए ग्रेजुएशन में? सर वो पूछना चाहिए सर, ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट से करना चाहिए या ग्रेजुएशन क्या लेना चाहिए? हाँ, क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए और ग्रेजुएशन करना भी क्या चाहिए? पहले तो बेटा बधाई, है ना, अच्छे स्टूडेंट हो। देखिए मैं फिर ये कहूँगा कि इंटरेस्ट आपका क्या है। आर्ट साइड लेना चाहते हैं, साइंस साइड, फिर उसमें भी आर्ट में होगा कि सब्जेक्ट क्या क्या लेना चाहते हैं, है ना। 11th तो मैंने मैथ्स लिया। अच्छा, मैथ्स लिया है, तो मैथ्स में इंटरेस्ट है? हाँ। ठीक है, कंटिन्यू करिए। जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो ले सकते हैं आप। अपने इंटरेस्ट को जो है पढ़िए और उसमें जिए। एक बार फिर भी सिलेबस आप देखिएगा यूपीएससी का, यूपीपीएससी का, तो उसमें मेजरली पोर्शन आपको जैसे पोल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, वो ठीक है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है मैथ में, तो आप मैथ को कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर जील है तो आप वहाँ निकाल लेंगे, वो कोई भी सब्जेक्ट होगा, मुश्किल से आपको 2 से 3 महीने में आप उसमें वो हो जाएंगे, एक्सपर्टीज। ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है ना, इंटर में क्या किया है, इसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे इंजीनियर आप देखेंगे कि जो कि क्वालिफाई करते हैं, लेकिन वो इंजीनियरिंग का एक भी सब्जेक्ट नहीं रहता उसमें,
यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में सिविल सर्विस में इंजीनियरिंग का एक भी सब्जेक्ट हो सकता है वो ना लिए हूँ। मैं इंजीनियर हूँ लेकिन मैंने इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट नहीं लिया था, ऑप्शनल हमने पब्लिक एड लिया, मतलब मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं था। बस ये कॉन्फिडेंस था कि कोई भी सब्जेक्ट होगा मैं 5 से 6 महीने में उसे कर लूँगा। ये आपको होना चाहिए कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कि कोई भी सब्जेक्ट होगा कितना समय लगेगा, 5 से 6 महीने लगेंगे, आप लेके उसको क्वालिफाई कर लेंगे। जोरदार तालियां। सेटिस्फाई बेटा, या कोई और क्वेश्चन भी है? सिविल सर्विस तैयारी हमें कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, ये और पूछना था। कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब कौन सी क्लास से स्टार्ट करनी चाहिए, राइट? ओके। देखिए इसमें ऐसा करिए ना, अभी आपने 10th किया हुआ है, जाहिर सी बात है इंटरेस्ट है तब आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं आज, तो इसमें लास्ट ईयर के पेपर ले लीजिए, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के, है ना। उसमें प्रीलिम्स के मिल जाएंगे आपको, मेंस के मिल जाएंगे। और बेसिक एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक चलती हैं, आप उसको थोड़ा सा और पढ़िए। अभी आपने जब पढ़ा होगा तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा होगा, लेकिन अब जो पढ़िए ना उसको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। मतलब दोनों चीज़ों पढ़ने में थोड़ा सा अंतर होता है। जब आप एकेडमिक पढ़ते हो तो ये होता है कि ना कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और वो बड़े बड़े आंसर तैयार करते हैं, उसको रटते हैं। लेकिन जब आप यूपीएससी में जाते हैं एग्जाम देने तो आपको क्रक्स पता होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे कहीं ना कहीं सही आंसर पर टिक करेंगे या लिखेंगे। पढ़नी वही बुक है, बस उसका थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज कर देना। तो पहले तो ये करिए, अनसॉल्व पेपर ले लीजिए, उसको देखिए, है ना। एक दिन में कभी आधे घंटे एक घंटे उसको देखिए, तो देखना कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसमें से मिलेंगे क्वेश्चंस। हो सकता है थोड़ा सा ट्विस्टेड हो, लेकिन मिलेंगे। आपको लगेगा हमने पढ़ा था इसको 7th में पढ़ा था, ऐसे बोलेंगे आप इसको 9th में पढ़ा, इसको तो मैंने 10th में अभी पढ़ा था। एग्जैक्टली नहीं पता रहेगा इसका आंसर क्या है, लेकिन ये रहेगा कि आपने कहीं नहीं पढ़ा इसको। तो यहीं से स्टार्टिंग होती है इसकी। और जब आपको लगे कि आपने इंटर कर लिया, आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, तो पूरी तरीके से आप अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए ग्रेजुएशन की समस्या। सेटिस्फाई बेटा? जोरदार तालियां सर कीजिए। बैठ जाइए बेटा, सिट डाउन। और क्वेश्चन है बेटा? नो, सेटिस्फाई। नेक्स्ट स्टूडेंट बैठी है यहाँ पर, वैष्णवी सैनी। सर ये बच्ची भी मर्दाबाद से आई है, वैष्णवी नहीं, आंचल सैनी सर, ये भी मर्दाबाद से आई है और सरस्वती विद्या मंदिर गुलाबबाड़ी की छात्रा है बच्ची। और खड़े हो जाइए बेटा। कौन सी रैंक आपने ली थी डिस्ट्रिक्ट में? 2nd रैंक। जोरदार तालियां बेटा आपकी। यूपीएससी करना चाहते हैं? वेरी गुड, दैट्स व्हाई यू आर हियर। प्लीज़ सर से क्वेश्चन पूछिए जो आपके मन में है। सर सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए हम 11th से तैयारी करें या फिर इंटर के बाद तैयारी करें इसकी? सर ने शायद ये बात अभी बताई भी थी कि 11th से करनी है, 12th से करनी है। एक बच्ची ने प्रश्न पूछा था, थोड़ा मॉडिफाई करके पूछने की कोशिश कीजिएगा। सर इसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें? चलिए मैं बताता हूँ, बैठिए। 2nd टॉपर है ना डिस्ट्रिक्ट की? चलिए बधाई पहले आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि 11th में आप कहीं कहीं सोच रहे हैं। मैं अपने समय का सोचूंगा तो मैंने शायद सोचा नहीं था कभी दूर तक कि मतलब 11th में मैं बताया ना, मैं पीजी भी कर लिया था तब भी नहीं सोचा था। वो तो पीजी के बाद थोड़ा सा लगा कि हाँ करना चाहिए, तो अच्छी बात है। इससे क्या होता है, इंटरेस्ट बना रहता है। तो आप ऐसा करिए कि थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। आप 11th से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है ना। मतलब एक होता है ना कि आप जो 11th, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग अभी बच्चे हैं, ठीक है। 11th 12th सही करिए, ठीक है, लेकिन 2-3 घंटे अगर आप निकाल सकते हैं उसके लिए, जैसे अनसॉल्व क्वेश्चन देखने के लिए, है ना, थोड़ा सा पढ़ने के लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है। दिमाग पे कब लेना है? जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तब बढ़िया से रखिए। लेकिन अगर आपको समय बच रहा है तो जरूर इसमें भी आप उसमें इंटरेस्ट, इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। लेकिन बस वही ध्यान रखिए, क्योंकि आपका एक अभी बचपना चल रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा बनाए रखें, है ना। बहुत ज़्यादा भी उसमें इन्वॉल्व ना हो। 11th 12th हमें लगता है कि 15 साल 16 साल या 17 साल इतने साल के बच्चे होते हैं, है ना। तो उस चक्कर में अपना बचपना थोड़ा मत खराब करना, ठीक है। इतना करिए कि आप थोड़ा सा खेलने का भी समय निकाल लें, फैमिली में भी रहें, बातचीत करने का भी, मतलब जो आप करेंगे 11th 12th उसके लिए भी, अगर बचता है 1-2 घंटे तब आप निकालिए उसके लिए, ठीक है। सेटिस्फाई बेटा?
ग्रेट सर, आप जैसे कह रहे थे ना कि बच्चे सोच पा रहे हैं यहाँ पर कि हमें क्या करना है, एंड दैट्स वाई दे आर सिटिंग हियर इन यूपीएससी वर्कशॉप। सर मेरे साथ भी यही था, सब एक्सीडेंटल टीचर बने हम, कैसे कुछ नहीं हुआ तो टीचर बन जाइए, ये सबसे ईजी है कहना, बट एक्चुअली में टीचर बनना उतना ही डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि आपके पीछे जो बच्चे खड़े होते हैं वो तभी होंगे जब आप उनको सेटिस्फाई कर पाएंगे, और ये सेटिस्फेक्शन देना ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो सर के साथ जो समस्या रही है वो हमने भी फेस करी। हम चाहते हैं, हम दोनों, क्योंकि अलग अलग हम डिफरेंट एज के हैं, हम दोनों ये चाहते हैं कि आप वो समस्या फेस ना करें। दैट्स वाई ये यूपीएससी वर्कशॉप है, आपके लिए है। तो सर के लिए जोरदार तालियां कि उन्होंने समय निकाला। सर एक बच्ची है यहाँ पर, मनस्वी सैनी, उस बच्ची ने सर क्लास 11th में, राइट, 9th में सर नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण की, एंड शी गोट 99 मार्क्स आउट ऑफ 100, और उन्होंने ठाकुर द्वारा में एडमिशन लिया। मनस्वी यहाँ पर बैठी है, आ जाइएगा बेटा, अपना जो भी प्रश्न है सर से पूछिएगा। Sir, if you choose legally right but ethically wrong, and legally wrong but ethically right, so sir, what will you choose? If you have to take decision. बैठो। इसका आंसर वैसे डायरेक्ट कुछ नहीं है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक ही होगा इसका आंसर। सर शायद बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे, पहले बता दीजिएगा बच्चों की क्या पूछा है गुड़िया ने। देखिए, जो बच्ची ने पूछा है उनका कहने का मतलब ये है कि लीगली जो वैधानिक रूप से कभी कभी कुछ चीज़ें करेक्ट होती हैं, लेकिन एथिकली वो देखा जाए नैतिक रूप से वो रॉन्ग होती हैं, है ना, यही क्वेश्चन है। तो उसमें मेरा क्या स्टैंड होगा? देखिए, मैं एक अभी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से बैठा हूँ, तो मैं कुछ रूल से मैं बाउंड होता हूँ। मैं जो काम करता हूँ, हमारे लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं, उनको ध्यान में रख करके कहीं ना कहीं ये जो मैं बता रहा हूँ लीगल है ना, कि वैधानिक हमारे लिए नियम कानून बनाए गए हैं, और उस कंडक्ट में मैं काम करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे बात आती है कि एथिक्स की, फॉर द एग्जाम्पल कि किसी का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, राशन कार्ड किसी का नहीं बना हुआ और वो कोई विधवा महिला है या कोई विकलांग है, ठीक है, अब मुझे राशन कार्ड बनवाना है, तो इसमें हम यही करेंगे कि देखिए लीगली हम करेंगे तो हो सकता है उसका बनने में 2 महीने लग जाए, ज़्यादा समय लग जाए। पता लगा ब्लॉक जाएगी, ब्लॉक से जांच होकर के फिर आएगी, फिर कभी यूनिट फ्री होगा, फिर उसका नाम चढ़ेगा, हो सकता है इसमें 1-2 महीने लग जाए। लेकिन इथिकली इसमें यही है, वो नीडी है, जाहिर सी बात है, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रायोरिटी बेस पे उसकी जांच करा के हैंड टू हैंड, है ना, कि हाँ ठीक है इनका बनना है, हम खुद जो है सप्लाई डिपार्टमेंट से बोल के पैरवी करा के उसका राशन कार्ड बनवा लेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि लीगली हमने जो है कानूनों और नियमों के तहत उसका कार्ड जल्दी बनवा दिया, है ना, तो इसमें एक बैलेंस हो जाएगा। यही मतलब इथिकली, हालांकि ब्रॉड सेंस में देखेंगे तो आदमी को हमेशा इथिकल होना चाहिए, लीगलिटी तो उसके बाद की आती है। लेकिन मैं फिर एक बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक प्रशासक के रूप में हूँ, है ना, तो ये सब चीज़ें बहुत ही मैटर करती है हमारे लिए कि लीगल जो प्रोसेस है उससे हम अपने आप को अटैच रखें। हेलो तो हमारा यही हमेशा से स्टैंड भी रहता है कि लीगली करेक्ट भी हो जाए और इथिकली में सही भी हो जाए। तालियां। आपको बात समझ में आई बच्चों? क्योंकि आप बहुत कम एज में हैं अभी इस बात को समझने के लिए, और आपने ये प्रश्न कहाँ से आया बेटा आपके दिमाग में? हाँ, काफी टाइम से था सर। ये बच्ची में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है बेटा, ये छोटा क्वेश्चन नहीं है ना, और इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। ये चीजें एक्चुअली में हम लोग जीते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा आपने, इसमें हम लोग डेली जीते हैं, और एक इवेंट इस पे होते हैं, हम लोग डेली कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आती हैं, तो हम लोगों का भी ये होता है कि उसमें बैलेंस बनाना होता है ना, कि कुछ चीजों से हम भी बाउंड हैं, लेकिन जो इथिकल वैल्यू है वो अपना बहुत ही ब्रॉड है। लीगल चीजें तो ठीक है, लीगलिटी हमेशा बदला करती है ना, पता लगा आज ये रूल है, ये कानून है, 1-2 साल बाद दूसरा कानून हो जाएगा, लेकिन जो इथिक्स होता है ना वो समाज में अनवरत रहता है। वो भगवान राम के जमाने में जो इथिक्स होगा वही इथिक्स आज भी है, इथिक्स वही रहती है, कानून बदल जाता है। और किसी बच्चे का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहता है? क्योंकि माहौल यहाँ पर अच्छा हो गया है, शर्माओ मत, पूछना है किसी को?
नहीं, श्योर है? इधर बॉयज़ में कोई? ओके, ग्रेट। चलिए सर, तो इस फेस को हम यहीं समाप्त करते हैं। कक्षा केंद्र की इस यूपीएससी की वर्कशॉप की सेकंड फेज को हम समाप्त करते हैं। ऐसे ही हम फेसेस से, ऐसे ही आपको एक रेस्पेक्टिव पर्सनैलिटी से मिलाते रहेंगे। थैंक यू। हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएससी की वर्कशॉप का थर्ड फेज, जिसमें हमारे यहाँ के मुख्य अतिथि, यूपीएससी वर्कशॉप के मुख्य अतिथि श्री जगमोहन गुप्ता सर जी, उप जिलाधिकारी कांट, आपको सलाह देंगे कि आपको कैसे यूपीएससी के सफ़र को पूरा करना चाहिए और आपकी जो अड़चनें आ रही हैं उन अड़चनों को कैसे आपको दूर रखना है। तो जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि, एक्सपर्ट्स, यूपीएससी एक्सपर्ट्स श्री जगमोहन गुप्ता सर जी का। सर, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि बच्चों को किस तरीके से स्केड्यूल बनाना चाहिए, पढ़ने का स्केड्यूल कैसा रखना चाहिए, वो एक ज़रूरी है। बच्चों, इन बातों को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आप इन बातों को अमल करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको सफल बनाने से नहीं रोक सकती। जी सर। हाँ, मैं वही सजेशन दूंगा। मैं अपना इमेजिन कर रहा हूँ मैं क्या करता था। तो पहले तो ये कि आप लोग जाहिर सी बात है क्लासेस करते होंगे, एकेडमिक क्लासेस होंगी, उसके बाद आपकी कोचिंग्स भी होंगी। इसको करने के बाद जो वहाँ पे रेफरेंस बताए जाते हैं, मान लीजिए आपने क्लास की, कोचिंग क्लास की आपने जगह पे, वहाँ पे कुछ रेफरेंस बताए जाते हैं, कुछ नोट्स लिखाया जाएगा आपको, आप वहाँ पे नोट करते हैं, फिर कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। कोचिंग में सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जा सकती हैं, तो वहाँ पे कुछ बुक्स आपको वो बताएंगे कि इस रेफरेंस से ये वाला टॉपिक पढ़ना है। तो आप ऐसा करिए कि उसको नोट कर लीजिए। शेड्यूल में सुबह से बताऊँ? हाँ सर, आप स्केड्यूल कैसे फॉलो करते थे सर? मॉर्निंग जैसे आप बता रहे थे 6 साढ़े 6 बजे करीब उठते थे। चलिए शेड्यूल की बात कर लेते हैं। तो वही है कि आप सुबह उठते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब लोग सुबह ही उठे, 4 साढ़े 4 का जो होता है, 5 का होता है। जब आपको लगता है ना कि आपकी नींद जो है आपने 7.5-8 घंटे ले ली है, तब आप उठिए। अब मैं यही नहीं कहूँगा कि जो है कि सब लोग, कुछ होते हैं कि बच्चे नाइट में पढ़ते हैं। अब नाइट में जैसे मान लीजिए उन्होंने अपना स्टडी का शेड्यूल बनाया कि 2 बजे तक पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है 2 बजे पढ़ने वाला 6 बजे नहीं उठेगा। अगर वो उठता है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा। मिनिमम ये दिमाग में रख लीजिए कि 7-7.5 घंटे आपको सोना है। इससे कम अगर आप सोएंगे तो आपकी जो ब्रेन की वो होती है ना कि एक्टिव रहे, एक्टिव तरीके से आप पढ़ें, वो नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखें। एग्जाम के टाइम की बात अलग है कि आप हो सकता है 5 ही घंटे सोएं, है ना, प्रेशर में चीजें नहीं, नींद भी नहीं आती है, जगह बदल जाती है, कहीं आप एग्जाम देने आते हैं। बाकी आप 7-7.5 घंटे सोने का बनाएंगे कि अगर मान लीजिए आप 11 बजे सोते हैं तो जाहिर सी बात है आप 6-6:30 बजे उठ जाएंगे। 6:30-6 बजे आप उठेंगे तो ठीक है, आप जो नित्य क्रिया करते हैं अपना करिए, पढ़ने के लिए बैठिए, है ना। कुछ का होता है कि पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, तुरंत नित्य क्रिया थोड़ी बात नहीं करते हैं, वो आपका अपना है, जैसे एडजस्टमेंट करना चाहिए। आप सुबह भी निकाल लीजिए कि हमको 2 घंटे पढ़ लेना है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो 11 बजे सो जाते हैं, है ना, उनके लिए नहीं कि जो 2 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं, या कुछ होते हैं 4 बजे तक पढ़ते हैं, उनका शेड्यूल अलग है। उनको मिनिमम 7 घंटे सोना है ना, कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए कि तबीयत भी नहीं खराब हो, हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो ये 7 घंटे से कम सोना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो जो मैं बता रहा हूँ 11 बजे के हिसाब से, जो 11 बजे सोते हैं, 11-11:30 बजे, और वो 6:30 बजे उठ जाते हैं, तो आप 2 घंटे का बना लीजिए कि आपको 2 घंटे पहले पढ़ना है। पढ़ने पर आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है जो लास्ट दिन आपको पढ़ाया गया होगा उसका रिवीजन कर लीजिए। कुछ आपने प्लान किया होगा बुक्स पढ़ने का, उसको पढ़िए। फिर मान लीजिए आपकी क्लास है, क्लास होगी, एकेडमिक क्लास हो सकती है या कोचिंग क्लास हो सकती है, आप जाएंगे, है ना, तो उसमें आप समय दीजिए। जब वहां जाए तो वहां का समय दीजिए, यानी क्लास में बैठे ना तो अपने आप को टीचर जो कह रहा है एक एक शब्द पे ध्यान देना है। ये हमेशा ध्यान रखिए, टीचर जो वहां पढ़ा रहा है आपको पूरा फोकस करना है, यानी 100% जो बता रहे हैं आपको दिमाग में वो करना है। अगर उसमें मिस करेंगे ना, होता क्या है कि आपकी कनेक्टिविटी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, आप मिस कर जाएंगे तो कंसेप्ट आपका अधूरा रह जाएगा। तो वहां पे ध्यान से, जब तक आप कोचिंग में रहें या एकेडमिक क्लास में, आप पूरा अपने आप को फिजिकली नहीं बनाए रखें। ये नहीं कि मतलब वहां बैठे
तो सोच रहे हैं कि हमें शाम को क्या पढ़ना है, जहाँ पे रहें उस चीज़ को करें। फिर आपकी जब क्लास खत्म होती है, जाहिर सी बात है क्लास खत्म होगी तो आपने कुछ पढ़ा है, कुछ टीचर ने बताया होगा कि ये चीज़ें पढ़नी है, तो उसको जाकर के आपको घर में रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। और जो सोर्सेज हैं जो आपके टीचर ने बताया है या किसी एक्सपर्ट ने या आपने यूट्यूब के किसी एक्सपर्ट से मतलब उसको लिया है सोर्स को, तो उसको रिवाइज करना है। एक चीज़ मैं और कहूँगा कि सोर्सेज बहुत ज़्यादा आपको नहीं फैलाने हैं। अगर आप एक बेसिक बुक रख रहे हैं तो पहली बार तो उसको ऐसे ही पढ़ लीजिए, फिर जब दोबारा पढ़ें तो उस पर अंडरलाइन कर दें, क्योंकि बुक्स मोटी मोटी होती हैं, पता लगा वो 500 पेज की हैं और मान लीजिए आपने कहीं अंडरलाइन नहीं किया है और 2 दिन बाद वो एग्जाम आ गया, पता लगा प्रीलिम्स आ गया या मेंस आ गया, तो पूरी बुक्स को आप नहीं पढ़ सकते। तो वो जो आप अंडरलाइन किए होते हैं ना, वो एक दिन में आप पूरी बुक्स पढ़ लेंगे 500 पेज का। तो पहली बार पढ़िए तो आप ऐसे पढ़िए, दूसरी बार पढ़िए तो अंडरलाइन करिए, तीसरी बार पढ़िए तो उसको और थोड़ा सा देख लीजिए कुछ छूटा तो नहीं, और रिवाइज करना है। रिवीजन मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने का मूल मंत्र ये भी है कि रिवीजन होते रहना चाहिए। मैंने एक सब्जेक्ट के कुछ नहीं तो मैंने 20-20 बार रिवीजन कर लिया होगा। मैंने हिस्ट्री 20 बार पढ़ी होगी, मैंने ज्योग्राफी 20 बार पढ़ी होगी। लेकिन जब पहले रिवीजन दूसरे रिवीजन जब हिस्ट्री में बाद में पढ़ता था तो पूरी हिस्ट्री पता लगा एक दिन में पढ़ लेता था, ज्योग्राफी पता लगा 4 घंटे में खत्म कर देता था। लेकिन वही है, क्योंकि आपको काम करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा, हो सकता है आपको फिर नोट्स भी बनाना पड़ेगा। मतलब ज्योग्राफी को हमने 10 पेज में बना लिया था, 10 पेज में मेरी ज्योग्राफी खत्म है। आज भी मेरे नोट्स रखे होंगे कहीं पे। हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस होता है ना, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन लास्ट टाइम तक जब आपकी पकड़ हो जाती है फिर आपको अपना नोट्स बना लेना चाहिए उस पर। और नोट्स ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बल्कि नोट्स नहीं होना चाहिए मोटा। हिस्ट्री का है तो 25-30 पेज या मैक्सिमम 40 पेज, इतने में आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए कि सुबह एग्जाम हॉल के बाहर जाएं तो पता लगा हिस्ट्री 10 मिनट में खत्म हो गई। तो मैंने तो ऐसे ही किया है कि मतलब जो भी चीज़ें वो आधे घंटे में, मतलब एक बार मैं बता रहा हूँ, मैं एग्जाम देने गया था तो यूपी पीसीएस का सोशल वर्क मेरा सब्जेक्ट था। यहाँ पे 2 ऑप्शनल, एक पब्लिक एड एक सोशल वर्क। तो सोशल वर्क का पहला पेपर खत्म हुआ 12:30 बजे, 2 बजे से दूसरा पेपर होना था, 1.5 घंटे का समय, उसमें थोड़ा सा खाना भी होता है, लंच, और उसमें थोड़ा रिवीजन का। तो मैं बैठा पढ़ा, देखा 15 मिनट मेरी दूसरा पेपर मेरा खत्म हो गया। मैंने मतलब ये स्ट्रैटेजी पहले से आपको, क्योंकि इस पर मेहनत किया था, इसका नोट्स बनाया था, तब जाहिर सी बात है मतलब ये इस तरीके की चीज़ें अगर आप लोग करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा ऊंचा रहता है। और जो आपके कंसेप्ट है ना, बस वो कीवर्ड देख करके, कीवर्ड जो आपने लिखा है बनाया उसको देख करके आपको बैक स्टोरी पूरी समझ में आ जाती है कंसेप्ट की। तो वो होना बड़ा जरूरी होता है लास्ट टाइम पे। उससे क्या है कि आपके नंबर बढ़ जाते हैं। आपके नंबर ऐसे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए जीएस का क्वेश्चन है, जीएस क्वेश्चन पेपर है, वो जो है उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के होते हैं। जब आपकी तैयारी का लेवल बहुत अच्छा हो जाता है तो आपका ये टारगेट होता है कि जहां मुझे 6 पाना है वहां 6.5 कैसे लाना है। मैंने जो मेरा सिलेक्शन हुआ मैंने इसी पे वर्क किया कि मेरा सिलेक्शन मतलब ये था कि मैं तैयारी हो चुकी है, तो ये था कि अब जहां मैं 6 पाता हूँ वहाँ 6.5 कैसे लाना है, जहाँ 7 पाता हूँ तो 7.5 कैसे लाना है। तो उसके लिए भी वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो आप लोग पढ़िए, जब उस लेवल का पहुंचिए तो आधे नंबर बढ़ाने के लिए, आधे नंबर का मतलब समझ लें, एक पेपर में आप 10 नंबर बढ़ाते हैं और 8 पेपर होगा, कितने हो गए? 80 हो गए। 80 का मतलब जानते हैं क्या होता है? मतलब 1-2 नंबर में रैंक जो है प्रभावित हो जाती है। पता लगा आपको एसडीएम बनना है तो आप नीचे वाली पोस्ट हो सकता है एडजस्टमेंट करना पड़े, उससे कंप्रोमाइज करना पड़े। तो ये मैं तो 0.5 को बता रहा हूँ, 0.25 के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी एक लेवल के बाद अच्छी रैंक लाने के लिए। तो शेड्यूल ऐसा हार्ड फास्ट नहीं है, शेड्यूल अपने हिसाब से करें। बस यही है कि अपने प्रति ईमानदार रहें। ये नहीं कि केवल कोटा पूरा करना है 5 घंटे 6 घंटे 10 घंटे का, कोटा पूरा ना करें, है ना। एकदम एफिशिएंसी के साथ पढ़ें, 1 घंटे पढ़ें, आप उठ लें 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए। ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यूस बैठे रहें। जो पढ़ें एकदम एफिशिएंसी के साथ पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से आउटपुट निकालें। ग्रेट। सर ने एक बहुत शानदार बात की सर, कीवर्ड्स का आपने जिक्र किया है। कितने बच्चे हैं जो कीवर्ड्स को देखते हैं? कीवर्ड्स पता कहाँ होते हैं? बुक में कहाँ होते हैं?
चैप्टर की फिनिशिंग के लास्ट पेज पे कितने बच्चे पढ़ के जाते हैं उसको? ऊपर, जोर से ऊपर हाथ उठाइए, दिखना चाहिए। आप देख रहे हैं सर कितने कम बच्चे हैं जो कीवर्ड्स को देख पा रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे सारे बच्चों के हाथ खड़े होने चाहिए थे, लेकिन कुछ बच्चे कीवर्ड्स पढ़ ही नहीं रहे। और सर ने जैसे कहा ना कि आपके अगर 7 मार्क्स आते हैं तो उसको 7.5 कैसे बनाएं, आप 8 कैसे बनाएं, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। सर एक वर्ड, बहुत खतरनाक वर्ड है ये सर, ये स्टूडेंट की लाइफ का इतना खतरनाक वर्ड है कि ये जान भी ले लेता है। इसको मैं जानलेवा शब्द बोलता हूँ, स्ट्रेस। सर आप एज ए स्टूडेंट्स क्या स्ट्रेस को कभी फेस किए हैं? अगर किए हैं तो आप उससे ओवरकम कैसे आए? और फिर जो बच्चे यहाँ पर स्ट्रेस ले रहे हैं उनके लिए क्या सुझाव आपको रहेगा? देखिए, तैयारी के ड्यूरेशन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन उस फेज में ना जाए इसके लिए है ना कि आपके अपने दोस्त होने चाहिए, आपके पेरेंट्स होने चाहिए, आपके भाई बहन जो भी हैं उनसे आप कनेक्ट रहिए, उनसे बातें करिए। जब भी आप डिमोटिवेट होते हैं, कोई रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं आता है, आप देते हैं एग्जाम लेकिन किसी कारणवश आप नहीं पास होते हैं या आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आता है, तो उस समय जाहिर सी बात है, ह्यूमन नेचर है, ये सबके साथ होता है कि आप जो चाहते नहीं होता है तो दिमाग में कहीं भी एक स्ट्रेस आता है। लेकिन उसको बहुत ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है ना। उस पर आप उसको पॉजिटिवली लीजिए। अगर आप फेल हुए हैं, ठीक है, आपने 2-3 दिन ठीक है वो स्ट्रेस होता है, नहीं पढ़ पाते हैं बच्चे, तीसरे चौथे दिन के बाद आप शुरू कर दीजिए दोबारा उस तैयारी के लिए, है ना। उसको चैलेंजिंग तरीके लीजिए और पॉजिटिवली लीजिए कि इस बार फेल हुए, इस बार देखते हैं कैसे नहीं होता है ना। अपनी कमियों को जरा देखिए कि कहाँ पे आपकी कमी रह गई। भाई जो बच्चे जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो भी बच्चे हैं, वो भी उसी एग्जाम में बैठे हैं, ऐसा तो नहीं उन्होंने नकल किया है ना। तो उसको निगेटिव ना लेकर के ये कोशिश करनी है कि उन्होंने क्या पढ़ा ऐसा। जाहिर सी बात है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या आप बने तो कुछ ना कुछ कमी है, तो उन कमियों पे काम करिए ताकि अगले रिजल्ट में आपका नाम हो। आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। और इसके लिए ज़रूर है कि आप अपने एक फ्रेंड और अपने जो अभिभावक हैं उनसे बात करते रहिए, और अभिभावक भी इसको ध्यान दें कि रिजल्ट अगर निगेटिव आता है तो थोड़ा सा कोई नहीं, बच्चे को समझाएं, कोई बात नहीं, रिजल्ट है, इतने बच्चे बैठते हैं, 5-6 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से 300-400 का होता है, नॉर्मल सी बात है ना। सारे क्रीम बच्चे जाते हैं जो तैयारी करने के लिए जाते हैं। आप अगर दिल्ली में जाएंगे तो चलिए, ये तो फिर भी कस्बा है, गांव के जो टॉपर होते हैं किसी स्कूल के, वो वहां जाते हैं, टॉपर, सेकंड टॉपर, इस टाइप के। तो हम पूरी टॉपर को भीड़ होती है ना। कहने का मतलब सब उसमें क्रीम ही क्रीम होता है, उसमें आपको और वो करना है ना, उसमें आपको वो बेहतर बनाना है और अच्छे से वर्क करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि हमेशा अपनी कमियों को देखिए और उस पर वर्क करिए और सही डायरेक्शन में काम करिए। स्ट्रेस आएगा नहीं, और अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना अपनी कमी, उस पर लग गए, तब तो आपको मजा आने लगेगा कि इस बार मिस हो गया लेकिन अगली बार नहीं होगा मिस। स्ट्रेस लेना है अभी? लेंगे? प्रॉमिस कर रहे हैं? पक्का? आवाज़ नहीं आई? यस सर। ओके सर, अभी हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। आपको लगता है कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अपनी एक इच्छा जाहिर रखते हैं कि मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरा बच्चा ये करेगा। ऐसे पेरेंट्स के लिए आपका क्या सुझाव रहेगा, या किस तरीके से उनको अपने बच्चे को टैकल करना चाहिए? और कहीं ना कहीं सर आप भी मानते हैं ये स्ट्रेस का कारण बनता है आगे, जब बच्चा कर नहीं कर पाता या पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको वो नहीं कवर कर पाता, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि अभिभावक के लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, मैं अभिभावक के लिए यही कहूँगा कि अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा दूसरों से कंपेयर न करें, है ना। हर एक बच्चे की अपनी क्वालिटी है। हो सकता है कि किसी बच्चे का दिमाग पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगता हो सकता है किसी का ये हो कि हमें बिजनेस करना है। अगर आप पढ़ाई की भी बात करें तो हो सकता है कुछ का मन हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, कुछ का हो इंजीनियर बनना है, कुछ का सीए बनना है ना। और अगर अभिभावक कहने लगे कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो अपनी जो चीज़ें हैं, मैं अभिभावक से फिर यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो अपनी चीज़ें हैं उसको बच्चों पे मत थोपिए, थोड़ा सा
उनको स्पेस दीजिए। हाँ, एक बार उनको समझा दीजिए कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने से ये चीज़ें होती हैं, उन्हें दिखा दीजिए, है ना, कि ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। लेकिन अल्टीमेटली आप बच्चों पे छोड़िए कि वो करियर में क्या करना चाह रहे हैं, और कंपेयर बिल्कुल मत करें। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं अपने आप में यूनिक हैं, है ना, सबकी एक आइडेंटिटी है, बस उसके पोटेंशियल को जो है पहचानने की जरूरत होती है ना। हर एक बच्चे की अपनी, आप देख लीजिए इस क्लासरूम में हर में एक यूनिकनेस है। तो जब भगवान ने अलग अलग सबको बनाया है तो कुछ अलग अलग चीजें दी होंगी, तो उसको यूनिफॉर्मिटी अभिभावक बिल्कुल ना करें, तुलना कर करके कि उनका बेटा ऐसा है और ये तो बिल्कुल ना कहें कि जो है तुम नहीं कर पाए, है ना। इससे क्या होता है कि बच्चे मान लीजिए उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहते, दूसरे में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अभिभावक कहीं ना कहीं ऐसा बोल देने से वो थोड़ा सा और डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें, उनको बल्कि मोटिवेट करें, जिस भी फील्ड में जाना चाहें उनको उसमें मोटिवेट करें। सर ये आखिरी क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि इसके अलावा अगर कोई सुझाव या सलाह आपको देनी है तो आप देने का प्रयास करें। सर जॉब, आपको क्या लगता है ये जॉब, कौन सी जॉब बेहतर है, सेटिस्फैक्ट्री कैसे मिलेगी? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में पैसा बहुत है, वो जॉब बहुत अच्छी है। कुछ लोग मानते हैं पावर दैट यू हैव, आपके पास एक कलम की पावर है, आपके पास एक पावर है। तो बच्चों को ये समझना है कि जॉब का पैरामीटर क्या है, कैसे वो सेटिस्फाई हो, उनको कैसे समझाएं? देखिए जब भी आप जॉब की बात करेंगे तो 3-4 चीजें होती हैं जो आप जॉब में देखते हो। पहला नंबर तो ये होता है कि सैलरी कितनी मिल रही है ना, पैसे कितने मिल रहे हैं जॉब में। फिर दूसरा क्या होता है कि सिक्योरिटी क्या है। भाई सिक्योरिटी का मतलब है जॉब, ऐसे भी जॉब है जो आज आप हैं और कंपनी का मन किया तो 1 महीने बाद आपको निकाल दिया। तो एक तो सैलरी हो गई, दूसरा ये हुआ कि सिक्योरिटी क्या है, तीसरा ये कि सम्मान, रिकॉग्निशन जिसे बोलते हैं, आपकी पहचान, है ना। जहाँ कहीं भी आप जॉब करेंगे तो आपकी क्या पहचान है, क्या सम्मान है उस इंस्टीट्यूशन में। चौथी बात करेंगे तो कई सारी चीजें हैं। अगर प्राइवेट और सरकारी में देखेंगे, हालांकि दोनों का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, प्राइवेट की अपनी लिबर्टी है और सरकारी की भी अपनी चीजें हैं। तो मैं किसी पर ठप्पा नहीं लगाऊंगा कि सरकारी ही करना चाहिए या प्राइवेट ही करना चाहिए। ये पैरामीटर जो मैंने बताया कि सैलरी है, अगर इस पर किसी भी जॉब को आप वो कर सकते हैं कि सैलरी क्या है, सैलरी प्लस आपको क्या सर्विसेज, क्या एक्स्ट्रा चीजें मिल रही है, फैसिलिटीज जिसे बोलते हैं, ठीक है। और जॉब सिक्योरिटी क्या है, सोसाइटी में आपका रिकॉग्निशन क्या है। और आगे बढ़ेंगे तो ये होगा कि उस जॉब में क्या डाइवर्सिटी है काम करने में, है ना। कि डाइवर्सिटी मतलब होता है ना कि एक ही काम आप करेंगे, हो सकता है मोनोटोनस हो जाए, 1-2 महीने 6 महीने 1 साल अच्छा लगेगा, लेकिन वो कभी कभी मोनोटोनस होने लगता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि जॉब के पैरामीटर्स हैं। ये स्टूडेंट खुद डिसाइड कर लेंगे, खुद सोचेंगे इस पे, तो उसका इनको मिल जाएगा, आंसर भी मिल जाएगा। सर एक क्विक क्वेश्चंस बच्चों से पूछ लेते हैं, कितने बच्चे ऐसे जिनको अभी इस एज में आके लगता है कि गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी है, लेनी चाहिए, हाथ खड़े करिए, जो आगे चलकर गवर्नमेंट की तैयारी करने वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब की, और जो प्राइवेट में जाना चाहते हैं? होल्ड ऑन। सर का ये कहना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो आप दोबारा बताइएगा। माइक ऑन करिए बेटा। कि बस एग्जाम के तरीके से ही पढ़ी थी कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, बट अब जो मैं पढ़ रही हूँ मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि हमारी संस्कृति में कैसे कैसे होता था, लोग कैसे रहते थे, मतलब जो महिलाएं थी उनके भी अधिकार थे, बस इसी हिसाब से पढ़ी हूँ। तो मैंने जिससे जहाँ तक भी पढ़ा है, बट वो चीज़ें तो मुझे याद रहेगी, बट उसकी रिमेम्बरिंग पावर थोड़ी कम हो गई। अच्छा, देखिए उसका मूल मंत्र है रिवीजन करना। रिवीजन बहुत नहीं, रिवीजन वही मैं कह रहा हूँ, अभी आपको बल्कि लगेगा क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा पोर्शन है। सब एक ही जगह जाकर कनेक्ट हो जाती है। नहीं तो आप देखिए मोटा मोटी बना लीजिए। आप देखिए हड़प्पा संस्कृति से शुरू करेंगे। आपने हड़प्पा पढ़ा, आप वैदिक पे आ गए,
आप जो है पूर्व मौर्यन पे आ गए, मौर्यन पे आ गए, गुप्ताज पे आ गए, फिर बीच में एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। फिर आप आते हो इधर, है ना, कहीं न कहीं मुगल के आगे आप देखेंगे, ठीक है, मुगल्स फिर अपना ये, तो ये अभी भी इसमें भी बात करेंगे तो हड़प्पा में भी ऐसा नहीं है कि हड़प्पा में भी आप देखेंगे 2200 BC से लेकर के 1700 तक का पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें देखेंगे आप हड़प्पा में स्टार्टिंग में कैसे थी और लास्ट तक कैसे बदल रही है। हालांकि मुझे पढ़े हुए काफ़ी दिन हो गए, थोड़ा फेड हो गया, लेकिन फिर भी मोटा मोटी मुझे आ रहा है दिमाग में। तो ये चीज़ें ना आपको एसोसिएट करना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। एक तो मैं नोट्स बहुत बढ़िया करके लिखती हूँ, एक मैं शॉर्ट शाइट करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, उसको मैं एकदम नोट डाउन कर लेती हूँ। उसके अलावा भी एक नोट्स और बनाना पड़ेगा। मैं बताया ना 20 पेज का होना चाहिए हिस्ट्री, 20 पेज की हिस्ट्री होनी चाहिए। जिस दिन आपने अभी मत बनाइएगा, वो अभी खतरनाक होगा वो। अच्छा नहीं, तो उसमें ये है ना कि जो आपने बताया इसमें रिवीजन ही ऐसा नहीं, देखिए हम लोगों का माइंड ऐसा है ना कि हम लोग भूल जाते हैं, ऐसा नहीं कि मेरा माइंड भूलता नहीं, मैं तो और भूल जाता हूँ। मैं अभी भी इसको एक्सेप्ट करता हूँ, ऑफिस में रहता हूँ, सुबह कोई बोलता मैं शाम में भूल जाता हूँ। तो ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा हम लोगों का दिमाग होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सिविल सर्वेंट के दिमाग ऐसे कुछ होते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। आप रिवीजन पे फोकस करिए, आप रिवीजन करते कंसेप्ट पहले क्लियर करिए, फिर रिवीजन करिए, फिर देखिएगा आप भूलेंगे नहीं। हाँ, कोई और सुझाव सर, या सारे कवर हो गए हैं? मेरे ख्याल से जो ये क्वेश्चन आंसर वाला सेशन था, सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं उसमें। बस सुझाव यही है कि पढ़ाई करें, है ना, राइट डायरेक्शन में करें, और ये भी ध्यान दें कि क्या नहीं पढ़ना है। कुछ चीज़ें ये भी है इसमें, यूपीएससी के प्रिपरेशन में ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमें किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है ना, क्योंकि आपके पास समय लिमिटेड होता है। इतना भी समय नहीं कि आप सारी चीज़ें पढ़ सकते। कुछ चीज़ें आपको नहीं भी पढ़नी है या उस सेगमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको वहाँ से फोकस करना है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, या जहाँ से रिपीट होते हैं। बाकी तनाव ना लें, है ना, ईश्वर ने सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच के रखा हुआ है, बस आप अपना बेस्ट दीजिए। एग्ज़ाम हो, तैयारी करिए, एकदम पूरा अपना 100% दीजिए। एग्ज़ाम देने के एक दिन पहले ये सोचिए आपने अपना बेस्ट दे दिया, एग्ज़ाम हॉल में कूल होके जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, आइए। अनावश्यक तनाव लेंगे तो आपका एग्ज़ाम बिगड़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, तो इतना तनाव ना लें, आप अपना बेस्ट दें, बस बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। प्यारे बच्चों, क्या आपको लगता है कि वर्कशॉप इफेक्टिव रही? पक्का रही? आज आपको एक सबसे बड़ी पोस्ट जो आपकी कांठ नगर पंचायत में होती है, उस महान विभूति ने आपको समय दिया। क्या आपको लगता है कि आगे चलकर सर के द्वारा दी गई एडवाइस आपके लिए कारगर सिद्ध होने वाली? अब कारगर सिद्ध होने वाली है तो अमल करना बनता है कि नहीं बनता है? कितने बच्चे अमल करने वाले हैं? पक्का 100%। तो सबसे पहले हम खड़े होकर सभी लोग, सभी जितने भी यहाँ पर गेस्ट हैं और स्टूडेंट्स हैं, सर का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। पता है ना कि आपको प्रतिज्ञा लेनी होती है। आपको सर ने जितने भी की पॉइंट्स इस सेमिनार के बताए हैं वो आपको फॉलो करने हैं, और फॉलो करने के लिए क्या प्रतिज्ञा लेते हैं? जोर से बोलो। 100%। हाथ आगे कीजिए और प्रतिज्ञा लीजिए। मैं आज से यह प्रतिज्ञा लेता हूँ या लेती हूँ, बोली, कि सर के द्वारा दिए गए निर्देश और सर के द्वारा दिए गए सुझावों का पालन करूंगा, करूंगी। पक्का 100%।
सर सेमिनार का एंड में हमेशा एक क्योर से करता हूँ। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे सारा आसमान बाकी है। इसी तरीके से हम आपको वर्कशॉप देते रहेंगे। जितने भी YouTube पर व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, हम आपको ये आश्वस्त करते हैं कि कक्षा केंद्र आपको ऐसे ही एक्सपर्ट से मिलाता रहेगा और आप समय से पहले सफल हो, ऐसा हम उद्देश्य लेकर इस वर्कशॉप को कंडक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां सर के लिए।